घटक नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया है मैंने, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन की, तो क्या क्या होता है? ड्राइव होता है ना, मोटिव होता है, नीड होता है एंड इंसेंटिव भी होता है। ठीक है, हाँ, ये चार आपके कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन होते हैं, आपने पढ़े हैं क्लास में, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये आप लोग याद रख लीजिए। तो ड्राइव यहाँ पर है, मोटिव यहाँ पर है, नीड भी है, तो इंटरेस्ट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्वेश्चन तो आई होप कि आप सबने ही ठीक किया होगा। ठीक, किसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना हो आपको तो आप मुझे रोक लीजिएगा, इंटरप्ट कर लीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो कोशिश में करूँगा कि ऐसा जरूरत ना पड़े, मैं और अपने आप अपने स्तर से ही डिस्कशन थोड़ा सा लंबा ही रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीड कैन बी कैटेगराइज इनटू। नीड को हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो आपको बताया है मैंने, जब भी नीड की हम बात करते हैं तो दो कैटेगरी बनती है हमारी। पहली आपकी होती है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है साइको सोशियल, इसको हम मनोसामाजिक कहते हैं। अच्छा, ये फिजियोलॉजिकल कई जगह पर आपका बायोलॉजिकल भी लिखा रहेगा, मैंने दोनों ही लिखा है, आपको तो याद ही होगा, है ना। तो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल भी लिखा रहता है कभी आपका, ठीक है। देखिए, साइको सोशल भी होगा, मनोसामाजिक भी इसकी एक कैटेगरी होती है, आवश्यकता की या नीड की, और फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक भी एक कैटेगरी होती है। तो ए एंड बी बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। द थ्योरी ऑफ the theory given by Abraham Maslow of motivation is known as, you know this, है ना। अब्राहम मैस्लो ने जो प्रेरणा के सिद्धांत दिए थे, उनके क्या नाम थे? तो आप जानते हैं उसको, हम सबसे जो फेमस नेम उसका है, पॉपुलर नेम है, वो है नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता का सिद्धांत। और दूसरा नाम उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी है, आत्म अनुभूति का सिद्धांत भी है। तो दोनों ही नाम जो हैं वो आपके अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी को दिए हुए हैं। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ए एंड बी हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ए एंड बी, बिकॉज नीड हायरार्की थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोथ बिलोंग्स टू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। अच्छा, अब इसमें से अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आप ड्राइव रेटिंग थ्योरी के बारे में ना जानते हो। तो ये जो थ्योरी है ये दी है आपकी हल ने, HULL लिख सकते हैं आप इनका नाम, हिंदी में हल लिख लीजिए आप, ठीक है, करार हल नाम है इनका। इन्होंने दिए है ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। पता होना चाहिए ना हमको, अगर कोई सिद्धांत लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। तो हल के अनुसार जब हमारी कोई ड्राइव डेवलप होती है, आपको बताया कि आपको भूख लग गई, हंगर ड्राइव आपका डेवलप हो गया, ठीक है, भूख लगी आपको और आपने क्या किया, खाना खा लिया, फूड मिल गया आपको, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी ड्राइव सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी। तो हंगर ड्राइव जब आपकी डेवलप होती है, आपको बहुत तेज भूख लगती है, तो आप कोई और काम नहीं कर पाते, आपका मन किसी काम में लगता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खाना खा लेते हैं, आपका पेट भरता है, तो अब आपका जो हंगर ड्राइव है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, कोई भी आप काम कर सकते हो आसानी से। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपके अंदर कोई ड्राइव डेवलप होती है और आपको उसका कोई भी जो नीड है वो मिल रही होती है, कंप्लीट करने के लिए सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, तो आप डेफिनेटली मोटिवेट होते हैं। अगर आपको बहुत भूख लगी हुई है और आपसे कोई कहे, आपके फैमिली मेंबर को, चाहे आपका फ्रेंड हो, कोई मैं तेरे को खाना तब खिलाऊंगा जब तू मेरा एक काम करेगा, तो आप वो काम आसानी से कर देते हैं, और मतलब इंटेंसली भी, और कह सकते हैं कि एक्साइटेडली भी कर लेते हैं, ये सब। आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आपको लग रहा हो कि अधूरा सा रह रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बोल दीजिएगा। और लेटर ऑन भी अगर आप इसको देखते हैं तो कि आप, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब चैनल में डालूंगा, आपको पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन सब मैं यूट्यूब में डालते हूँ, वहाँ पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक और डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। अगर कभी भविष्य वाली बात है, तो फिलहाल तो हम कनेक्टेड हैं आपस में, है ना, तो अभी तो आप फेस टू फेस बोल सकते हैं जो आपको बोलना है, अदरवाइज कभी भविष्य में ऐसा होता है तो आप वहाँ कर लीजिएगा। और which one of the following need comes at the top according to you need hierarchy? आपके अनुसार नीड हायरार्की के टॉप में क्या आता है? तो देखिए, अभी इस क्वेश्चन में शायद हेमंत सर अभी प्रेजेंट है, तो आपका थोड़ा सा एक डाउट था, वो मैंने हालांकि क्लियर कर दिया था ग्रुप में आपको, पर फिर भी देख लेते हैं। जब नीड हायरार्की थ्योरी की बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सी नीड आती है आपकी, बताओ? फिजियोलॉजिकल आती है ना। फिर आती है आपकी सेफ्टी की नीड, आती नहीं आती है?
पढ़ा है आपने सब ये। फिर आपकी आती है यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंग की, है ना। फिर आपकी आती है यहाँ पर एस्टीम यानी कि सम्मान, हाँ सम्मान की। उसके बाद आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो लिखा ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अब इनमें से कौन सी नीड जो है वो टॉप पर रहे है, आप देखिए ये आपका एरो बनाइएगा ऊपर के ऊपर, तो स्टीम नीड जो है सिर्फ टॉप पर होती है, यानी कि सम्मान की जो आवश्यकता है वो सर्वोच्च होती है किसी भी मनुष्य के लिए, अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है तो। एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है और ऑप्शन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म अनुभूति लिखा है, वो तो आप आत्म अनुभूति को भी टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट बने हुए हैं एग्जाम्स के लिए, आपके बहुत हेल्पफुल है, फ्रूटफुल हैं। तो आप चाहें तो आपके कोई अगर फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता रिविजन हो जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, जितना हो सकता है लोगों का भला करने पर ही हमको ध्यान देना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड डैश नॉट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड। आई होप कि इसका तो आंसर आपने आसानी से दे दिया होगा अगर आपने क्रिएटिविटी की जो क्लास है मेरी वो पढ़ी है तो, ठीक है। बताइए क्या आंसर है इसका। इंटेलिजेंस। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये कोटेशन है एक पूरा कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरली गो हैंड इन हैंड, ठीक है। मोटिवेशन नहीं है, मेमोरी नहीं है। हाँ हो सकता है कि किसी के माइंड में एजुकेशन डाउट कर सकता है, क्योंकि कई बार आप मेरे आया था। हाँ बिल्कुल, एकेडमिक अचीवमेंट सर मैंने हाँ तो अब नहीं करना, हाँ ठीक है, क्योंकि कोटेशन है ना। देखो कोटेशन है तो कोटेशन में तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, स्पेशली सीटेड यूटेड में तो काफी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 एग्जाम से सीटेड यूटेड में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन, चाहे किसी सिचुएशनल तरीके से पूछा गया हो, बिहेवियरल फॉर्म में पूछा गया हो, चाहे डायरेक्ट। तो इसका जो राइट सीक्वेंस है वो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, फैक्चुअल है, तो ये आपका सही आंसर है इसका, क्योंकि प्रिपरेशन होता है, फिर इंक्यूबेशन होता है, देन इल्यूमिनेशन होता है, एंड देन आपका वेरिफिकेशन होता है। अभी जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो कंफ्यूज करने के लिए इल्यूमिनेशन लिखा हुआ था, कि कई बार क्या होता है हम स्पेलिंग में ध्यान नहीं देते हैं और इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेशन एक जैसे लगता है हमको, यस और नो, है ना। तो ये कंफ्यूज कर सकता है। बाकी तो आपने अगर पढ़ा है तो फोर्थ वाला आंसर है, आप लोगों को पता ही होगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बताइएगा। इनका हिंदी मीनिंग बता दीजिए। सर हिंदी तो मैंने आपसे कहा ना, प्रिपरेशन मतलब होता है आपका तैयारी, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे टर्म्स ऐसे हैं आपके टेक्निकल जिनका हिंदी आप अगर ना ही याद करें तो बेहतर है। हाँ उन टर्म्स को समझ लें आप तो ज्यादा अच्छा है, राइट। अब प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, तैयारी, जो आप किसी काम को करने की प्रिपरेशन करते हैं। इनक्यूबेशन क्या होता है, जो प्रिपरेशन आपने की है उसके बाद आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो दैट इज इंक्यूबेशन। एंड देन इल्यूमिनेशन क्या होता है, जब आप एक्टिव नहीं है बट पैसिव फॉर्म में वो जो आइडिया है जिस पर आप काम कर रहे थे वो आपके माइंड में आता है अचानक से, आप एक्टिवली नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में बट सबकॉन्शियसली कहीं वो आपके माइंड में हिट करता है, दैट इज इल्यूमिनेशन, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब आपका क्या, जब आप किसी भी जो आइडिया आपके माइंड में अचानक से इल्यूमिनेशन की स्टेज में आया है उसका वेरीफाई कर पाते हैं। आपको याद होगा आपने क्लास ज्वाइन किया था क्रिएटिविटी का और मैंने वहां पर ये बात बोली थी, इनके हिंदी शब्द नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों को मैं, और आपको हिंदी शब्द की तरफ जाना भी नहीं है। अगर आपने यहाँ हिंदी में पढ़ लिया इनके अर्थ को ट्रांसलेशन में तो 3-4 इनके नाम मिल जाएंगे, कोई फायदा नहीं पढ़ करके, आपको अंग्रेजी में ही देखना है। तो एक नया शब्द हिंदी में पढ़ने से बेटर है इसको इंक्यूबेशन को ही याद रखें आप। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी है, वेरिफिकेशन मतलब जांच करना होता है, इल्यूमिनेशन भी क्या होता है आपका एक प्रकार से भ्रम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रम टाइप का जो होता है जो आपको लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, राइट। अब वो जो भ्रामक चीज है जो आपको लग रहा है हो भी सकता है नहीं भी, वो हो सकता है या नहीं इसके लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप लोग को और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में ही इसको याद रखिए, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है। इसका आपको हिंदी में वहां पर कोई भी अलग नाम दिख सकता है। यही बात मैंने आपसे जीन पैजेज सिद्धांत में भी गई थी कि वहां पर जो आपका एसिमिलेशन एकोमोडेशन टर्म्स हैं उनको आपने हिंदी में ही पढ़ना है,
ठीक है, यही बात मैंने आपसे कही थी जब प्रॉक्सिमल डिस्टल या फिर आपका सैफ्रिकोइडल पढ़ा रहा था आपको। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में लर्न करने हैं और वो मुझे लगता नहीं कि इतना बहुत टफ है। हाँ, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये समझ लीजिए आप। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ये आप डिटेल में देख चुके हैं। अगर थोड़ा सा भूल रहे हैं तो आप जाकर के वहाँ जो क्रिएटिविटी वाला हमारा जो लेक्चर है उसको दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपके पास वीडियो अवेलेबल होता है, राइट। और कोई दिक्कत अगर आपके आती तो आपके पास तो मेरा नंबर है, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी डाउट हो कैसे भी, तो आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरली कंसिडर्ड एज, अल्पकालिक स्मृति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? ये तो आपका है ही कि उसका जो टाइम स्पेन होता है वो क्या है, 15 to 30 होता है। ये 15 to 30 लिखा हुआ है, आपका हो सकता है 20 to 30 भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दोनों ही आपके एक्सेप्टेबल है। ये मैंने शायद आपको याद होगा तो बताया था, ये सर नो, ठीक है। हाँ, इट Yes, इज, sir. हाँ इट इज इमेजिनरी। ऐसी बात तो कभी कही नहीं हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। इमेजिनरी कहाँ से? आपने जो चीज देखी, थोड़ी देर के लिए देखी, तो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रही और आप भूल गए, तो इमेजिनरी थोड़ी हुई, वो तो आपका आपके सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में था, है ना। मोस्ट ऑफ पीपल हैव दिस काइंड ऑफ मेमोरी ओनली। अधिकतर लोगों के पास यही मेमोरी होती है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है वही आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। प्रोसेस बताया आपको मैंने, क्या प्रोसेस होता है? सेंसरी मेमोरी जिसको इमीडिएट बोलते हैं, देन शॉर्ट टर्म, एंड देन आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब हुआ क्या, आपके सामने एक एप्पल आया, सॉरी एप्पल नहीं, कुछ और बन गया बेटा, तो आपके सामने लेमन आया, लेमन तो आसान से बन जाता है ना, ये लेमन है आपका। आपने लेमन को देखा लेकिन टेस्ट नहीं किया आपने उसको, तो सिर्फ आपने आंखों से देखा, क्योंकि देखो सेंसरी मेमोरी क्या है, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आपकी साइट है ना, आंखें आप जिससे देखते हैं, आपका हियरिंग कान जिससे आप सुनते हैं, और आपका टेस्ट टंग जिससे आप टेस्ट करते हैं, आपकी स्किन जिससे आप टच करते हैं, और आपकी नाक जिससे आप स्मेल लेते हैं। तो 5 तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो बाहरी वातावरण से आपको मिल रही है उसको इनटेक करते हैं अपने मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस लेमन को देखा, सिंगल मेमोरी थी, आपके आपको आपके पेरेंट्स ने बोला दिस इज लेमन, ठीक है। थोड़ी देर आपको याद रहा शॉर्ट टर्म मेमोरी तक, बट आपने उसके बाद इस लेमन को देखा ही नहीं, आपने अपने जीवन में कभी दोबारा इसको देखा ही नहीं, तो अब आपको याद नहीं रहेगा। रीजन क्या था? पहली बात तो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस आपको नहीं मिला। क्या नहीं मिला आपको? मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस पर जो कौन दिया है, किसने दिया है, कंसेप्ट बताओ। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसका है, बताओ जल्दी बताइए नाम, ठीक है। ये नहीं मिल पाया आपको। हाँ, Edgar Dale. वेरी गुड, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। आपने क्या किया, दोबारा 11 को देखा नहीं, तो यानी कि दोबारा इसको यूज नहीं किया आपने, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी काम आपका हो जाए तो ये जो मेमोरी आपकी है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ चली जाती है। अगर आपने लेमन को देखा भी है, उसका टेस्ट भी लिया है, उसकी स्मेल भी ली है, और उसका टच भी फील किया है, तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं है। अभी आपका लॉन्ग टर्म में चला गया अचानक। चलिए, इसके अलावा चलो आपने देखा ही है लेकिन आप रोज देख रहे हैं इसको, है ना। आप सपोज दैट कि आप एक मार्केट में जाते हैं और एक बहुत अच्छी सी ज्वेलरी है, ठीक है। वो ज्वेलरी जैसी बनती हुई ज्वेलरी, सॉरी हाँ थोड़ा गड़बड़ है, फिगर आपको पता ही है। तो ये ज्वेलरी आपकी है, अगर समझ लीजिए ज्वेलरी है ये आपका, ये ज्वेलरी आप रोज देखते हैं, ये करीबन आपकी 10 लाख की है। 9 लाख का हार सुने होंगे ना आप, ये 10 लाख का हार है, सर 10K हो गया तो 10L, ये 10 लाख की ज्वेलरी है, और आप इसको रोज देख रहे हैं। आप ले तो भी सकते हैं लेकिन आप देख रोज रहे हैं, तो देखने ही देखने से आपने सिर्फ सिंगल सेंस से इसको इंटेक किया है, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगर इसको आपने खरीद के पहन लिया होता तो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, टच भी आपको मिल जाता। लेकिन आप रोज देख रहे हैं तो आपको अब ये आपकी इमेज में इसकी इमेज आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, यस और नो, है ना। तो या तो हम रेगुलरली किसी भी एक नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को इनटेक करें तभी हमारी वो मेमोरी में चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, या फिर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक ही बार मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस ले लें तब भी हम उसको नहीं भूलते। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा कि आपका ओनली दिस, राइट। और आई होप कि आप सभी ने यही आंसर किया होगा।
अच्छा, मेरे क्वेश्चंस डिस्कशन की स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है? No, No, sir. sir. और नो क्या सर। आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा डिटेल डिस्कस करनी है या इतना डिटेल काफी है अपने आप में? सर आ रहा है समझ। हाँ ठीक है। हाँ, सर आप काफी है सर। जी जी, ओके ओके, आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा ना लास्ट वीक जो हमने पढ़ाया, और जिसको लगे कि कुछ भूल रहा है तो आप लोगों के ग्रुप में वो वीडियोस पड़े हैं, सारे वीडियो लेक्चर आपको डेली डेली भेजे आते हैं, आप उसको देख लीजिए दोबारा, ठीक। और एक काम आप क्या करोगा कि जैसे किस डेट में आपने क्या लेक्चर पढ़ा उसकी एक डायरी बना लिया करो अपने पास। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जिस डेट में जो आपके पास वीडियो आया है आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इस लेक्चर का वीडियो होगा या इस टॉपिक का वीडियो होगा, वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, वरना आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा है ना। अच्छा, मेमोरी एसोसिएटेड विद लैंग्वेज फ्लुएंसी, भाषा प्रवाह के कारण जो आपकी स्मृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, सेमेंटिक बोलते हैं। ये तो मैं कई बार बताया आपको। सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसमें हनुमान चालीसा का लेते रहते हैं, कोड्स का लेते रहते हैं, कोड डिकोड का हम लेते रहते हैं, है ना, आप लोग को याद होगा। तो सेमेंटिक मेमोरी इसका आंसर है, और ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल है तो इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, इसका क्वेश्चन दिया है मैंने पीछे। जब कुछ घटनाएं एक के बाद एक हो रही होती हैं और सबका आपस में संबंध होता है, तो उन घटनाओं के उस क्रम को आप याद रख लेते हैं आसानी से, क्योंकि वो एक एपिसोड के फॉर्म में आपके सामने आ रही होती है। एग्जाम्पल है आपकी जो डेली आप जो सीरियल्स देखते हैं उनका कनेक्शन होता है वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, है ना। बाहुबली मूवी आपने देखी तो फर्स्ट बाहुबली में उन्होंने लास्ट में एंड किया कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, तो उसको बाद में कनेक्ट करते हुए नेक्स्ट मूवी ले आए। तो क्या है, कनेक्शन है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में वो बैठ जाता है, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। पैरानॉर्मल क्या होती है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने किसी पूर्व जन्म की कुछ बातें याद हैं, या कोमा में गए हुए आदमी को कुछ धुंधली सी यादें रहती हैं, तो उसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं। पैरानॉर्मल मतलब जो एक सामान्य से परे होती है। एक सामान्य व्यक्ति में ऐसी याददाश्त नहीं होती है, एक विचित्र व्यक्ति में ऐसी याददाश्त होती है जो कि असामान्य है। फोटोग्राफिक होती है जहां पर चित्र के माध्यम से आप चीजें याद रखते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ताजमहल कैसा, तो आप ताजमहल आपने पिक्चर में देखा है तो आपको आप भूलेंगे नहीं उसको, ठीक है। और खुद जाकर के देखा है तो आप हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि उसकी इमेज आपके माइंड में बैठ गई है। आपसे कहा जाए नैनीताल कैसा है तो आपके माइंड में एक इमेज आ जाएगी उसकी। तो जो भी आपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो स्थान आपने देखे होते हैं, जो वस्तु आपने देखी है, जिनके चित्र आपकी मेमोरी में इमेज की फॉर्म में बैठ गए हैं, वो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका सेमेंटिक मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड रिटेंशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ, अच्छा धारण शक्ति किसकी कंपोनेंट होता है, बताओ किसका घटक होता है? मोटिवेशन का। मोटिवेशन के चार बताया था अभी आपको मैंने, क्या क्या होते हैं देखो, पढ़ी लेते, रिवीजन हो जाएगा हमारा। नीड, ठीक है, फिर आपका था क्या, ड्राइव, चालक। नीड मतलब आवश्यकता, ड्राइव मतलब चालक, ठीक। फिर मोटिव, कर्म नहीं होता इसका, हाँ कोई मोटिव मतलब अभिप्रेरक या प्रेरक जो भी है इसका आपका इंसेंटिव, ठीक है, यानी कि प्रोत्साहन। लर्निंग के कोई ऐसे खास घटक नहीं होते हैं, ठीक है। मेमोरी के घटक क्या होते हैं, पढ़े हैं आपने, बताइए। लर्निंग, रिटेंशन, Recall. वेरी गुड, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। और क्रिएटिविटी के क्या होते हैं बताओ? सब flexibility. ओरिजिनलिटी, fluency, सबसे पहले तो ओरिजिनलिटी है ना, elaboration. फिर फ्लुएंसी, आइडियाज। एक मिनट ऑफ है, ओरिजिनलिटी मतलब कि जो भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल नया होना चाहिए वो, है ना। फ्लुएंसी मतलब होता है कि जो आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं वो आइडियाज आपके माइंड में फ्लुएंटली आने चाहिए, एक के बाद एक। मतलब आपसे कुछ भी पूछा है, आपके पास क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत मतलब आपके आइडिया की कमी ना रहे, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, देन फ्लेक्सिबिलिटी, और बताइए लास्ट? Elaboration. वेरी गुड, इलेबोरेशन। देखो ये तो आपको तीनों याद रहेंगे, लेकिन ये आप भूल सकते हो। हाँ, इलेबोरेशन ये याद रखना आप। इलेबोरेशन मतलब कि जो भी आप आइडिया ले रहे हैं उसको आप आगे भी बढ़ा सके, खत्म ना हो। हम बोलते हैं ना क्रिएटिविटी क्या कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रिएटिविटी तो एक प्रोसेस है, चलती रहती है आपके हमेशा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का देखिए आप, ये नीड, मोटिवेशन की कंपोनेंट आपने ये देख लिए, नीड, ड्राइव, मोटिव, इंसेंटिव,
मेमोरी की आपने देख लिया लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। क्रिएटिविटी की आपने देख लिया ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलैबोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी। इसके बाद है आपका फर्स्ट लेटर टेक्निक। ये आपको मैंने पढ़ाई नहीं है एक्चुअली, बट ये जो टेक्निक है ये क्या होती है, ये वही जो आपको मैंने निमोनिक बताए थे उसी टाइप का लगभग होता है ऑलमोस्ट, है ना। जैसे हम बोलते हैं गॉड मास, तो बी फॉर क्या होता है आपका ब्रैकेट होता है ना। ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, पढ़े हैं ना आप लोग ये, है ना। Yes, sir. एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब जो हमने कोड लिखा है उस कोड के हर लेटर से एक नेम बन रहा है, तो हर नेम का फर्स्ट लेटर में यहाँ यूज कर लिया। ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस हम यूज करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो वहां पर हम बहुत यूज करते हैं फर्स्ट लेटर टेक्निक का। हाँ, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, पूरा नाम कहाँ लिखते हैं, देखो सीओ लिखा आपने, मतलब सी फॉर कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेटर टेक्निक। ठीक है, किसके लिए होती है ये, ताकि आपको चीजें याद रहे, आप याद रख सके, इसके लिए होती है। तो इट मींस इसका संबंध किससे, आपका मेमोरी से। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन तो आई होप आप लोग, हो सकता है किसी को दिक्कत आया हो उसमें, है ना, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं था आपको, बट फिर भी ये मुझे लगता है कि देख के समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा। Which among of the following method of memorization is not useful in constructivist approach? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, मैंने जब जीन पियाजे पढ़ा रहा था आपको बताया भी था उस समय, कि वहां पर ये माना जाता है कि जो बच्चा है ना, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा बिना टीचर की हेल्प के, खुद पढ़ेगा, अपने याद करने के तरीके खुद बनाएगा, ये सब कुछ। तो जब बच्चा कुछ भी खुद कर रहा होता है तो खुद करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, यस और नो। तो अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो पाएगी जब हम रेसिटेशन जो मेथड है या टेक्निक है इसको अवॉइड करें, क्योंकि वरना यहाँ पर क्या बच्चा रट देगा, इसका मतलब होता है रटना। ठीक है, रेसिटेशन का पता है, रिसाइट द पोएम, इंग्लिश वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा, लेसन प्लानिंग आप लिखते हैं रिसाइट द पोएम, है ना, स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिसाइट द पोएम, ऐसा कुछ। ठीक है, याद आ रहा है आपको कुछ ऑब्जेक्टिव राइटिंग का। तो रेसिटेशन मतलब रटना। तो वैसे भी एनसीएफ 2005 इसमें भी ये कहा गया है कि रिसाइट नहीं कराना है बच्चों को, रेसिटेशन जो है वो अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, which among the following method of memorization is not useful in constructivist approach? तो क्या है, is not useful की बात कर रहा है, तो रेसिटेशन is not useful। होल मेथड तो अच्छा है, निमोनिक तो और अच्छा है, ठीक है, तो रेसिटेशन मेथड जो है वो सही नहीं है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेसिटेशन। सर निमोनिक कौन सा मेथड है, आप बता देंगे प्लीज? अच्छा, आई थिंक आपने क्लास शायद नहीं की होगी वो। निमोनिक में आपको मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, फर्स्ट लेटर टेक्निक, बीओडी बॉड मास, ठीक है, ये ओके सर। यही निमोनिक है आपका। या फिर आप कुछ लिख लेते हैं, जैसे कोई शॉर्टकट याद करने के लिए ना, जैसे आपने, अब मेरे को कुछ ऐसा शॉर्टकट याद नहीं है, हिस्ट्री वगैरह में हम काफी यूज करते हैं हिस्ट्री को याद करने के लिए, ठीक है। ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके लिए याद कर, बाबर की युद्धों के लिए याद करते हैं हम, है ना, कि बाबर ने पहले भारत में पानी पिया, है ना, फिर उसके बाद ये किया वो किया, तो ये कहानी टाइप की बना लेते हैं हम इसकी, वो निमोनिक्स होते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको? हेलो जी सर। सर होल मेथड क्या बताया था मैंने? सर होल मेथड आपकी क्लास में कितनी अटेंड है सर? बताइए। होल मेथड 2 बार डिस्कस हुआ हमारा, 2 दिन लगातार डिस्कस हुआ है। आपको अपनी मेमोरी थोड़ी शार्प रखनी पड़ेगी, हाँ माइंड मत करना, बट ये जरूरी है अगर एलटी क्वालिफाई करना है तो जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो हमारी टिप्स पे होने चाहिए। होल मेथड पे आप लोगों को मैंने बताया था, होल वर्सेस पार्ट मेथड था, पूरा नाम इसका था आपका होल वर्सेस पार्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें बताया था कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम वन गो में, ठीक है, सिंगल गो कहिए इसको, वन गो कहिए, पूरी स्टोरी खत्म कर देते हैं। होल मेथड वो मेथड होता है जिसमें बच्चा एक कंटेंट को एक ही बार में कंप्लीट कर देता है, इसलिए उसको होल कहा जाता है। पार्ट मेथड में क्या होता है, उस कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके 1 बाय 1 पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है?
तो हाँ ये सर। हाँ, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ये आप लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन बट क्योंकि भाई एज अ मेंटर मुझे कहना चाहिए कि आप लोगों की मेमोरी भी शार्प होनी चाहिए। मेमोरी पढ़ रहे हैं हम, और ये छोटी छोटी चीजें अगर हम भूल जाएंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। काफी कुछ कंटेंट आपने पढ़ना है, और यकीन मानिए कि वो तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हर एक चीज आपको पता हो। रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो आप मल्टीपल टाइम्स वो वीडियोस देखिए, मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, तब कुछ हो पाएगा। क्योंकि अब सब्जेक्ट भी तो आपने पढ़ना है, सब्जेक्ट के बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो कम से कम पेडागोजी जैसे सब्जेक्ट जो कि लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, तो उसमें भी हमारी मेमोरी थोड़ा शार्प रहे तो बेटर। Which among of the following is not a component of creativity? फिर से आ गया क्वेश्चन, अभी अभी 2 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्रिएटिविटी का। तो ओरिजिनलिटी इसका कंपोनेंट है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस कोई इसका कंपोनेंट नहीं होता है ना, इलैबोरेशन होता है इसकी जगह पे। तो which among of the following is not a component of creativity? Then answer is cost effectiveness. Which among of the following statement is true for episodic memory? ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जब मेमोरी के ऑप्शंस में आया था आपका एपिसोडिक मेमोरी, तो मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया था। तो इट इज एसोसिएटेड विद इवेंट्स, इसका संबंध घटनाओं के साथ होता है। बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी आपको मैंने। दिस मेमोरी बिलोंग्स टू, इसको अवॉइड कीजिएगा, हाँ जो एक्स्ट्रा आ गया है। तो दिस मेमोरी बिलोंग्स टू द सीरियल्स विच वी वॉच ऑन टेलीविजन। ये कोई इसका लॉजिक नहीं हुआ, ये तो मैंने एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था आपको कि ऐसा होता है। बट आप टेलीविजन में जो सीरियल देख रहे हैं उसको आप याद रखते हैं, इसका कोई खास संबंध इससे नहीं है। इसके बाद दिस मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सपोज दैट आपके माइंड में ये आ गया कि चलो ठीक है ये भी होता है, कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में यूज करते तो डेफिनेटली होगा, बट आपको ये पता है कि क्लियरली ये शॉर्ट टर्म मेमोरी तो नहीं होती है, क्योंकि जो घटनाएं आपको याद है तो आजीवन याद रहती हैं। बचपन में कभी आपकी टीचर ने आपको बहुत बदतमीजी से डांटा होगा या फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया होगा, वो बात आपको आज तक याद होगी कि क्यों उन्होंने बाहर किया था। यस और नो? घर में Yes, कभी sir. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत बुरी तरह डांटा हो या घर से बाहर कर दिया हो एक दिन के लिए, वो बात आपको आज तक याद होगी, है ना? या फिर आप कभी खेलने गए हो, आपके दोस्तों ने आपको अपनी टीम में शामिल ना किया हो, बिना खिलाया हो, रोते हुए आप घर आए हो, तो वह बात आपको आज भी याद होगी। तो ये तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हो ही नहीं सकती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारे अकॉर्डिंग तो ये भी है और ये भी है, बट अब जब 2 आंसर सही हो रहे होते हैं तो बेस्ट हम देखते हैं। जब 2 आंसर सही है तो ऑप्शन में होना चाहिए आपका ऑल ऑफ द दीज, लेकिन ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि ये थर्ड वाला सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए और बी भी नहीं है यहाँ पर, ए एंड बी अगर होता तो भी हम मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है आपका, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा? तो बेस्ट आपका डेफिनेटली इट इज एसोसिएटेड विद इवेंट्स, इसका संबंध घटनाओं से है। अब वो घटनाएं टेलीविजन की हो या आपकी वास्तविक जिंदगी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका जो आंसर आपका है वो फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है 14। देखिए कोई भी डाउट आपका आ रहा है तो प्लीज आप पूछिएगा, हाँ माइंड मत करना अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको याद रहना चाहिए। ये बात आप भी समझते हैं कि सक्सेस होने के लिए हमको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, करबद्ध का हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बुरा ना माने, और जो भी प्रश्न आपका है निसंकोच कहें आप। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इनमें से कौन एक क्या है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है? पुरस्कार क्या है बताओ? देखो मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। मतलब बाहरी, जो बाहर का आदमी दे आपको, और आंतरिक। ठीक है, यहाँ पर मोटिवेशन देने वाला जो आदमी है वो बाहर का होता है, ये आपको मोटिवेशन देगा, लेकिन यहाँ पर आपको मोटिवेशन खुद ही मिल जाएगा, बाहर से नहीं आएगा, आपके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक में ऐसा होता है। और आपको ये भी पता है टाइप्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर हमने पढ़ा था, या फिर हमने लेवल्स ऑफ क्या बोलते हैं लर्निंग हमने पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था वहां पर कि मेमोरी लेवल में और अंडरस्टैंडिंग में इंट्रिंसिक बिहेवियर ही आता है आपका, और एक्सट्रिंसिक बिहेवियर कहाँ आता है आपका? रिफ्लेक्टिव में। कल ही बता रखा आप लोगों को ना, थोड़ा डिस्कस हमारा होता है रिफ्लेक्टिव। हाँ,
रिफ्लेक्टिव, ठीक है। मेमोरी मतलब होता है आपका स्मृति, और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ, ये होता है आपका व्यवहारिक। रिफ्लेक्टिव मतलब व्यवहारिक, ठीक है, जब आपने व्यवहार में लेकर के आते हैं, राइट, समझ गया। तो पुरस्कार की जब हम बात करते हैं, पुरस्कार कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को देता है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली को अगर प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है तो कोई बाहर का इंसान उसको देगा, वो खुद तो नहीं देगा ना अपने आप को, ठीक है। तो ये तो बाहर ही हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। पनिशमेंट भी दूसरा व्यक्ति देता है, आप अपने आप को पनिशमेंट दें ऐसा होता है, बट कम ही होता है ऐसा, ठीक है। एप्रिसिएशन भी बाहर का व्यक्ति आपकी करेगा, प्रशंसा भी वही करेगा। तो इनमें से कोई भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है फिर? जैसे कि आपने नोवेल पढ़ी है, उस नोवेल को पढ़ने में आपको बड़ा मजा आया, बहुत सुकून मिला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। आप बहुत परेशान हो रहे थे तो आपने क्या किया, कोई लेक्चर सुन लिया, मतलब कोई स्पिरिचुअल लेक्चर सुन लिया, है ना, तो आपको बड़ी शांति मिली। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि आपको कोई बाहर से कुछ नहीं दे रहा, अंदर से आपको खुशी मिल रही है, जो अपने आप से आपको खुशी मिलती है अंदर से, है ना, वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। किसी इंसान ने आपको चॉकलेट दिया और आपको खुशी मिली, वो इंट्रिंसिक नहीं है, वो तो एक्सटर्नल आ गया आपका, बाहर से चॉकलेट आ रही है उससे खुशी मिल रही है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। किसी ने आपसे कह दिया अरे भाई तू बड़ा अच्छा है, तुम बड़े अच्छे टीचर हो, आपको खुशी मिली, वो खुशी भी किसी और के शब्दों से मिली है, तो वो भी एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी है। लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सीखा आज और खुशी मिल रही है, दैट टाइम वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। आई होप ये बातें मैं आपसे पहले बहुत बार कर चुका हूँ, तो समझ में आपको आ ही गया होगा, है ना। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। फिर which among of the following is the cause of forgetting? इनमें से कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से हम चीजें भूलने लगते हैं? Lack of meditation नहीं, lack of attention yes, excessive reading नहीं, पढ़ना तो अच्छी बात है, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा, all of these नहीं, तो इसका आंसर है lack of attention, ठीक है। तो which among of the following is the cause of forgetting? lack of attention, ध्यान ना लगा पाना। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो आपके एलटी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तो इनको आप अच्छे से देखें दोबारा, और जो हमने